चुनाव महज हार जीत का खेल नहीं होते। नहीं, वो जनता की आवाज होते हैं, एक संदेश। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हाल के चुनावों में क्या संदेश दिया। चलिए आज इसी जनादेश की परतें खोलते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की एक कोशिश करते हैं। हमारे इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम भगवंत नगर की जमीन को, वहां की मिट्टी को समझेंगे, फिर आंकड़ों में छिपी कहानी सुनेंगे और अंत में ये देखेंगे कि एक बेहतर कल का नक्शा आखिर कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, किसी भी जगह की सियासत को समझने की शुरुआत नक्शों या आंकड़ों से नहीं होती। नहीं, वो होती है जमीन से, वहां के लोगों से, उनकी चुनौतियों से, उनकी उम्मीदों से। तो आइए सबसे पहले भगवंत नगर की जमीनी हकीकत को महसूस करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है भगवंत नगर, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का एक अहम हिस्सा। ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये गंगा के मैदानी इलाके में बसा एक ग्रामीण समाज है जिसकी धड़कन आज भी खेती और किसानी से चलती है। और यहीं रहते हैं वो लोग जिनकी उम्मीदें और परेशानियां हर चुनाव का रुख तय करती हैं। तो आखिर यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जद्दोजहद है क्या? असल में लड़ाई किन चीजों से है? देखिए, टूटी हुई सड़कें, कभी आती कभी जाती बिजली, पानी की किल्लत और हाँ, हर घर में एक ही चिंता, बच्चों का, युवाओं का रोजगार। किसान परेशान है, खेत में लागत तो बढ़ रही है पर फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। स्कूल और अस्पताल की बिल्डिंग्स तो खड़ी हैं लेकिन उनमें डॉक्टर और टीचर नहीं हैं। यही वो असल मुद्दे हैं जो वोट का रुख तय करते हैं। तो जमीन की हकीकत तो हमने समझ ली। अब वक्त है आंकड़ों की कहानी सुनने का, क्योंकि हर चुनाव अपने पीछे कुछ नंबर छोड़ जाता है जो एक कहानी बयान करते हैं। तो देखते हैं भगवंत नगर के मतदाताओं ने पिछले 30 सालों में क्या कहानी बुनी है। ये टाइमलाइन एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी कह रही है। 2007 तक देखिए, यहां बीजेपी और बीएसपी का दबदबा था। फिर 2012 में एक बड़ा मोड़ आता है। समाजवादी पार्टी कुलदीप सिंह सेंगर के नेतृत्व में एक मजबूत सामाजिक समीकरण बनाकर जीत हासिल करती है। लेकिन 2017 में सपा गठबंधन की वजह से ये सीट नहीं लड़ती, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। और 2022 में वो इस जीत को और भी बड़ा और भी मजबूत बना लेती है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। बात है 2012 की। सपा जीतती है लगभग 33.5% वोट से और बीजेपी वो थी करीब 22% पर। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 10 साल, 2022। तस्वीर पूरी तरह से पलट चुकी है। बीजेपी 51% के भी पार चली जाती है, जबकि सपा का वोट शेयर वो करीब करीब वहीं का वहीं खड़ा है। और नतीजा, जो जीत का अंतर पहले 24,000 वोटों का था वो बढ़कर 43,000 हो गया। समझिए, ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, ये उस राजनीतिक जमीन पर एक बहुत मजबूत पकड़ का साफ साफ ऐलान है। और इस एक नंबर पर भी ध्यान दीजिए, 59.31%। ये 2022 का वोटर टर्नआउट है, जो पिछले चुनावों के मुकाबले ज्यादा है। अक्सर बढ़ता हुआ मतदान ये दिखाता है कि वोटर अब खामोश नहीं है, वो और जागरूक हो रहा है, अपनी मांगें सामने रख रहा है और अपनी आवाज को और बुलंद कर रहा है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं कि ये क्यों हुआ। मतदाताओं के फैसलों के पीछे आखिर कौन सी व्यवस्थाएं, कौन सी ताकतें और कौन सा सामाजिक तानाबाना काम कर रहा है? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। भगवंत नगर का जो सामाजिक तानाबाना है वो काफी मिला जुला है। यहाँ करीब 22% ब्राह्मण हैं, तो वहीं लोधी, पासी, कुर्मी और यादव जैसी ओबीसी और दलित जातियों की भी एक बहुत बड़ी आबादी है। मतलब साफ है, यहाँ जीत किसी एक जाति के सहारे नहीं मिल सकती। जीत का रास्ता कई सामाजिक समूहों को एक साथ लाने वाले गठबंधन से ही होकर गुजरता है, ठीक वैसा ही जैसा सपा ने 2012 में करके दिखाया था। तो ऐसे में किसी भी विपक्षी दल के लिए यहाँ क्या ताकतें हैं और क्या कमजोरियां? देखिए, ताकत है पार्टी का पुराना नाम और एक मजबूत दलित ओबीसी वोट बेस। पर कमजोरी क्या है? सत्ताधारी दल का सिस्टम पर कंट्रोल और जमीन पर संगठन का धीरे धीरे कमजोर पड़ना। मौके कहाँ हैं? महंगाई और बेरोजगारी से पैदा हुई नाराजगी में। और खतरा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का नैरेटिव और ध्रुवीकरण की राजनीति का। मतलब ये एक बहुत ही पेचीदा सियासी रणभूमि है। और इस पूरे विश्लेषण का जो सार है, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये है, जीत सिर्फ करिश्मे या एक बड़े नारे से नहीं मिलती। नहीं, जीत मिलती है उस संगठनात्मक मशीनरी से जो हर दिन लगातार जमीन पे काम करती है। सत्ताधारी दल का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि वो प्रशासन के जरिए लोगों से हमेशा जुड़े रहते हैं।
सिर्फ समस्याओं का विश्लेषण करते रहना काफी नहीं होता, जरूरी है समाधान का रास्ता बनाना। तो चलिए अब विश्लेषण से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करते हैं जो राजनीति को असल जनसेवा में बदल सके। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं, यानी जीत का एक 4 आयामी नजरिया। पहला चेहरा है चुनावी, जिसका काम है सही सामाजिक गठबंधन बनाना। दूसरा है संगठनात्मक चेहरा, जो बूथ लेवल तक मशीनरी को मजबूत करता है। तीसरा चेहरा है नैरेटिव, जो जनता के असली मुद्दों को एक असरदार कहानी में पिरोता है। और चौथा चेहरा है संसाधन का, जो इस पूरे मिशन को जमीन पर उतारने की ताकत देता है। तो ये नैरेटिव, ये कहानी होगी क्या? बस 2 शब्द, रोजगार और न्याय। क्यों? क्योंकि ये सीधे उन 2 सबसे बड़ी शिकायतों पर चोट करता है जो हमने शुरू में सुनी, युवाओं की बेरोजगारी और किसानों का न्याय के लिए संघर्ष। एक शक्तिशाली कहानी हमेशा वही होती है जो लोगों की सबसे गहरी चिंताओं को अपनी आवाज दे। एक मजबूत रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत अनुशासित प्लान चाहिए। ये 90 दिन की सीढ़ी वही दिखाती है। चुनाव से 90 दिन पहले लोगों को सुनने से शुरुआत होती है, फिर 60 दिन पहले उन्हें लामबंद किया जाता है, 30 दिन पहले अभियान में तेजी लाई जाती है और आखिर में चुनाव के दिन हर एक वोटर को बूथ तक पहुंचाया जाता है। लेकिन कोई भी प्लान, कोई भी ब्लूप्रिंट सिर्फ कागज पर रह जाता है अगर उसे हकीकत में बदलने वाला कोई चेहरा ना हो, एक ऐसा उम्मीदवार जो इस ब्लूप्रिंट को लोगों के लिए सच कर सके। तो सवाल है, कैसा होना चाहिए वो आदर्श उम्मीदवार? तो उस उम्मीदवार में क्या खासियतें होनी चाहिए? सबसे पहली बात, उसकी जड़ें अपनी जमीन से, अपने लोगों से गहराई से जुड़ी हों, ताकि वो उनका दर्द समझ सके। उसकी छवि बेदाग हो, वो अपनी बात दमदारी से और साफ साफ रख सके। और सबसे जरूरी, वो एक जाति सेतु निर्माता हो, मतलब समाज को जोड़ने वाला, तोड़ने वाला नहीं। और हां, उसके पास सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी समस्याओं के लिए एक ठोस एक्शन प्लान होना चाहिए। तो हमने आंकड़ों को खंगाला, रणनीतियों को समझा और एक आदर्श उम्मीदवार की तस्वीर भी बनाई। लेकिन इन सब टुकड़ों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो आखिर हमें क्या दिखता है? आगे की राह क्या है? मैं इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगा। अगर चुनाव सिर्फ हार जीत का खेल नहीं, बल्कि जनता और नेताओं के बीच एक संवाद है, एक बातचीत है, तो भगवंत नगर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? शायद वो ये कह रहा है कि उसे खोखले नारे नहीं चाहिए, उसे रोजमर्रा की जिंदगी में ठोस सुधार चाहिए। उसे एक ऐसा नेता चाहिए जो सिर्फ उसकी समस्या सुने नहीं, बल्कि उसे हल करने का एक भरोसेमंद प्लान भी दे। और ये सिर्फ भगवंत नगर की कहानी नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की कहानी है।